Assalamualaikum. This is lecture number 2 accounting for material cost. Today we will discuss another technique of material issue. तो हम आज लिफो को डिस्क्राइब करेंगे। प्रीवियस लेक्चर हमारा फर्स्ट टेक्निक फीफो पे था, ठीक है। तो आज हम इसकी आउटलाइन देख लेंगे, ठीक है। मीनिंग ऑफ लिफो हम देखेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन, उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो लिफो मेथड इस अजम्पशन में वर्क कर रहा होता है कि जो हमारे पास लास्ट रिसीव होंगे गुड्स उसे हम फर्स्ट इश्यू करेंगे। और इसका मेन अजम्पशन ये है कि हम इसमें सिर्फ कॉस्ट फाइंड करते हैं, ना कि फिजिकल फ्लो ऑफ द गुड्स। जैसे कि हमने फीफो मेथड में डिस्क्राइब किया था उसी तरीके से ये यूज़ होगा। पर इसमें जो हमारे पास लेटेस्ट जो हमारे पास रिसेंट मटेरियल रिसीव होगा उसे हम फर्स्ट इश्यू करेंगे। It's used the price of last lot received for all the issue until sorry हम इसमें क्या करेंगे द यूज ऑफ प्राइसेस और लास्ट लॉट रिसीव, ठीक है ना। जो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास रिसेंट जो इन्वेंट्री वगैरह रिसीव होगी हम उसी को सबसे पहले इशू करेंगे, ठीक है ना, उसकी प्राइस में। अनटिल वो सब यूनिट कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम उसी में से इशू करते रहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास प्रीवियस लॉट जो होगा उसे इशू करेंगे उसी प्राइस पे, ठीक है। इन केस a new lot is received, new lot becomes the last lot and its price is used for the pricing the issue in a manner explained above। जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारे पास जो रिसेंट या लास्ट जो भी मटेरियल आएगा हम उससे सबसे पहले इशू करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो प्रीवियस मटेरियल पड़ा होगा उसे इशू करेंगे और उसी प्राइस पे इशू करेंगे जिसमें वो हमें मिला है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट प्राइस। और इसमें क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो अभी लॉट रिसीव हुआ है, रिसेंट इशू रिसीव हुआ है उसे इशू कर रहे हैं। एंड फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रीवियस यूनिट 100 यूनिट थे जिसकी प्राइस थी 10 रुपीज़, 10 रुपीज़। और हमने अभी ये जो 300 यूनिट रिसीव किए हैं जिसकी कॉस्ट पर यूनिट आ रही है, ठीक है, वो 16 है। तो हम सबसे पहले इशू करेंगे 300 यूनिट जिसकी पर यूनिट क्या प्राइस है 16 रुपीज़। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट प्राइस, क्योंकि ये अभी रिसीव हुआ है तो इसी 16 रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, मटेरियल जो हम इशू कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास अर्लियर प्राइस होगी जब ये इन्वेंट्री खत्म होगी, ये हमारे यूनिट सारे कंप्लीट होंगे, फिर हम 100 यूनिट पे जाएंगे, वरना हम इसी 300 यूनिट पे रुके रहेंगे जब तक ये कंप्लीट ना हो, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट दी कॉस्ट ऑफ अर्लियर परचेज। यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमें 300 यूनिट कंप्लीट करने हैं और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होगा, हमारे पास जो हमारे पास बचा होगा, ठीक है ना। वो कौन से बचेंगे, जो हमारे पास प्रीवियस हमारे पास मटेरियल या इन्वेंट्री पड़ी होगी वो रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। तो उसकी प्राइस क्या होगी, अर्लियर जो हमने परचेज किया वही रहेगी, ठीक है। 10 रुपीज रेट का आया था, ठीक है, मटेरियल पर यूनिट आया था, तो वही प्राइस रहेगी। उसके बाद हम इम्प्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिफो मेथड है ना ये इन्वर्स है जो हमने फीफो में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे जब प्राइस हाई होगी तो हमारी लो इनकम होगी, ठीक है ना, लो इनकम होगी, ठीक है। और जब देखें यहाँ पे लोअर इनकम, ठीक है, रिपोर्टेड सिंस द करंट कॉस्ट आर मैच विथ रेवेन्यू, ठीक है। क्योंकि हमारे जो हमने यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे आपको एक फिगर के हिसाब से समझा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्राइस हाई हो रही है क्योंकि हम ये यहाँ पे 5 रुपये थे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 16 रुपीज़ कर देते हैं, ठीक है ना। ये प्राइस हाई हो रही है। तो देखें सबसे पहले जो हम हमारे पास मटेरियल अभी रिसीव होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 16 रुपीज़ में अभी रिसीव हुआ है तो हम सबसे पहले इसे इश्यू करेंगे। तो ये हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी, हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो रेवेन्यू क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। रेवेन्यू कम होगा तो उसमें क्या होगा, हमारा टैक्स वगैरह भी कम लगाएगा, टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू कम है तो हम टैक्स ब्रैकेट में भी कम आएंगे, तो हमें टैक्स कम पे करना होगा। और इनकेस, ठीक है, अगर प्राइस फॉल हो रही है, ठीक है ना, यहाँ ऊपर से नीचे आ रही है प्राइस, ठीक है ना, तो क्या होगा, ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 16 रुपीज़ थी, ठीक है ना, यहाँ पे उल्टा आप कर लें, ठीक है ना। यहाँ पे अगर फॉल हो रही है तो सबसे पहले 16 रुपीज़ थी, फिर 12 रुपीज़ हुई, 10 रुपीज़ हुई और 5 रुपीज़। और 5 रुपीज़ में पर यूनिट हमें रिसीव हुआ है,
तो क्या होगा, हमारी 5 हमारी कॉस्ट कम आएगी, और कॉस्ट कम आएगी और हमारे पास रेवेन्यू ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, हमारा जो नेट इनकम होगी हायर होगी, और इनकम हाई होगी तो हमें टैक्स भी ज़्यादा पे करना होगा। ठीक है, ये इम्प्लीकेशन थी लिफो मेथड की। और उसके बाद हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं जी। ठीक है ना, एडवांटेज ये कि द कॉस्ट ऑफ इशू टेंड्स टू नियरर। ठीक है, वो करंट प्राइस मीन्स जो अभी हमने रिसीव किया उसकी जाहिर सी बात है हम लेटेस्ट प्राइस पे ही रिसीव करेंगे, तो उसे इशू करेंगे, तो क्या होगा, वो करंट प्राइस को, मार्केट प्राइस को भी शो कर रहा होगा। ठीक है, उसे नॉमिनेट या ठीक है नॉमिनेट कर रहा होगा। ठीक है ना, उसे जायद कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो करंट प्राइस को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉस्ट उसकी। और इन पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर लिया है, लोअर इनकम होगी क्योंकि प्राइस हाई होगी, तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो हमारा एक्सपेंस जो हमारा रेवेन्यू कम आएगा और हमारी टैक्स लाइबिलिटी भी कम होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे ये जो अनरिलाइज इन्वेंट्री, क्योंकि हमारे पास जो क्योंकि फिजिकल फ्लो तो है ही नहीं। ठीक है ना, और इसमें क्या होगा, हम सिर्फ उसे कॉस्ट को असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉस्ट को असाइन कर रहे होंगे तो हमें प्रॉफिट और लॉस का तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये मेथड सिर्फ इसीलिए यूज हो रहा होता है क्योंकि हम उसे कॉस्ट को असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अनरिलाइज्ड इन्वेंट्री प्रॉफिट लॉस आर मेड बाय यूजिंग द मेथड बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन कॉस्ट। ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर लिया। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, जब ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है प्राइस में तो इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और जो हम देखें, अगर प्राइस ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, ठीक है, तो हम क्या होगा, जो बेंचेस वगैरह, कॉस्ट ऑफ बेंच वगैरह पढ़े थे, ठीक है ना, बेंचेस वगैरह जो हमने जो डिस्क्राइब वगैरह किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में, तो आप उसमें जो हमारा हमारा कंपेयर नहीं होगा। ठीक है ना, हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर अमंग सिमिलर जॉब इज वेरी डिफिकल्ट इफ मटेरियल ऑफ डिफरेंट वेजेस कैरिंग डिफरेंट प्राइस आर यूज्ड इन दीज जॉब्स। ठीक है, उसके बाद दिस मेथड डज नॉट कन्फर्म टू फिजिकल फ्लो। ठीक है, ये मेथड बेसिकली हमें कॉस्ट को असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है ना, कॉस्ट को असाइन कर रहे होते हैं और उसके फिजिकल फ्लो तो हमें पता नहीं चलता है कि इसका फिजिकल फ्लो ऑफ हमारा गुड्स कितना हो रहा है। ठीक है ना, उसे कितना यूज हो रहा है। ठीक है, उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे होते साइमल्टेनियस। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट टेंड टू, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, हमारा प्रीवियस जो इन्वेंट्री पड़ी होगी उसी को शो करा होगा, तो इसमें क्या होगा, जो करंट मार्केट प्राइस को वो शो नहीं करता। और इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस, ठीक है, हायर इनकम होती है। ठीक है ना, क्योंकि हायर इनकम क्यों होगी, क्योंकि हमारी प्राइस तो कम हो गई है, कॉस्ट कम होगी, क्योंकि वो जो हमें यूनिट पर यूनिट मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है। ठीक है ना, तो हमारी क्या होगा, एक्सपेंस कम आएगा तो रेवेन्यू ज़्यादा, जो हमारी नेट इनकम ज़्यादा आएगी, तो उस पर टैक्स, इनकम टैक्स लाइबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे कंप्लीट अंडरस्टैंड किया होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसके प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, वो मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।